राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। अभी तक हमने 1 से 200 तक जो प्रश्न थे वो प्रश्नोत्तर सीरीज़ 8 तक हमने सॉल्व किए। अब हम प्रश्नोत्तर सीरीज़ 9 में 201 से आगे के 25 प्रश्नों को देखेंगे। जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। ये प्रश्न आपकी जो भी आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलटी की हो या प्रवक्ता की हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ नंबर 9 का 201 नंबर का हमारा प्रश्न। तो ये प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसके ऑप्शन देखिए, प्रिय प्रवास को, साकेत को, यशोधरा को या फिर विष्णुप्रिया को। तो इसका जो सही आंसर है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में आजमगढ़ में हुआ था। प्रिय प्रवास जो कि 1914 इसका रचना काल है। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी, चुभते चौपते 1924 ईस्वी, चौखे चौपते 1932 ईस्वी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो हरिऔध जी हैं उनके द्वारा लिखित जितनी भी ये रचनाएं हैं, आप इनका जो रचना काल है इन्हें भी देख लीजिए और इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में रचना काल भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये एक कथन पर आधारित प्रश्न है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ था। तो आचार्य शुक्ल का यह कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? तो कौन सी रचना के लिए शुक्ल जी ने ऐसा कहा कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ? इसके ऑप्शन देखिए, विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर और ऑप्शन नंबर डी है कबीर ग्रंथावली। तो यह जो कथन शुक्ल जी ने कहा है, ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी रत्नाकर के लिए। इसके रचनाकार कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसमें हम और भी जो रचनाएं हैं उनके रचनाकारों को देख लेते हैं। विनय पत्रिका लिखी है तुलसीदास जी ने, लाल चंद्रिका लिखी है लल्लू लाल ने और कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। एग्ज़ाम में कबीर ग्रंथावली अक्सर पूछी जाती है, तो ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये भी एक कथन पर आधारित है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखिए। इसके ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। देवी स्तुति शतक, नैषध चरित्र चर्चा, नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, वाग विलास, विचार विमर्श। और एग्ज़ाम में विचार विमर्श और आपका नाट्य शास्त्र ये बहुत बार पूछी गई रचनाएं हैं। और एक है इसमें संपत्ति शास्त्र, ये तीनों। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति या विशेषता थी जो द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन,
प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन उस समय था। दूसरा है हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता थी। तीसरा है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग किया गया था। चौथा है आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया था। तो इसमें से जो विशेषता उस समय द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। द्विवेदी युगीन कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया था। एक और खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत और संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी, तो दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति भी हो रही थी। तो इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया था। तो उस समय हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता ज़्यादा नहीं चलती थी। तो यही ऑप्शन इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई थी। दूसरा ऑप्शन है उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। तीसरा है भारत भारती में भारत का गौरवगान वर्णित है। और चौथा ऑप्शन है पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत भारती में भारत का गौरवगान वर्णित है। तो यह कथन इसमें सही नहीं है। देखिए इसमें किस किस चीज़ का वर्णन उस समय किया गया था। 1912 ईस्वी में प्रकाशित मैथिली शरण जी की काव्य कृति भारत भारती कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अतीत खंड, दूसरा है वर्तमान खंड और तीसरा है भविष्यत खंड। अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है। तो गौरवमयी गाथा उस समय जो अतीत खंड है उस समय भारत की जो भी गौरवमयी गाथा थी उसका वर्णन इसमें अतीत खंड में किया है। तो दूसरी ओर वर्तमान खंड में दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। तो जो वर्तमान खंड है उसमें जो उस समय जो भी दरिद्रता वगैरह जो भी परेशानियां थी समाज में फैले हुए भेदभाव को उस समय उसमें वर्णित किया गया हुआ है। तथा तीसरा जो इसमें है भविष्यत जो खंड था उस समय समस्या समाधान के निराकरण और लोगों से उसके लिए आह्वान करने के प्रयास से संबंधित है। तो भारत भारती में देखिए ये वाला ऑप्शन इसमें बोला गया है कि भारत भारती में भारत का गौरवगान वर्णित है। तो भारत भारती में केवल भारत का गौरवगान वर्णित नहीं है, जो भी उस समय की परेशानियां समस्याएं थी उन चीज़ों का भी उसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शन है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। दूसरा ऑप्शन है रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। तीसरा है बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और चौथा है केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आचार्य केशवदास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि न होकर रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। आचार्य केशव रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं छंदमाल जैसे लक्षण ग्रंथों की भी रचना की। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को क्या कहा जाता है? आचार्य। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से देखिए, रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर एवं आलम। और बिहारी किस में आते हैं? ये रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। तो केशव कौन से कवि हैं? ये है रीति मुक्त काव्यधारा के, बिहारी है रीति सिद्ध के। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? इसके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन और है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त।
अगला प्रश्न देखिए, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखिए, राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और चौथा नंबर है मैथिली शरण गुप्त। तो कृषक क्रंदन लिखा है, ये है ऑप्शन नंबर सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा। शुक्ल जी की देखिए, स्नेही जी की अन्य काव्य कृतियाँ प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। और जो त्रिपाठी जी हैं उनकी काव्य कृतियाँ देखिए, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और अगली है कविता कौमुदी। तो इनके आप देखिए जो रचना काल हैं आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी का। अगला है इसमें मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ देखिए, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, विकट भट्ट, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। यहाँ पर मैंने केवल जो बहुत महत्वपूर्ण इनकी हैं उन्हें ही रखा हुआ है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। इसके ऑप्शन है देखिए, जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। अगला क्रम देखिए इसमें, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। तीसरा है भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा और चौथा देखिए ऑप्शन, यशोधरा, साकेत, भारत भारती और जय भारत। तो इसमें जो आरोही क्रम है सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले है भारत भारती जो कि 1912 में लिखा है, साकेत 1931 की रचना है, यशोधरा 1932 और जय भारत है 1952। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की युगांतकारी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य जगत में किस नाम से संबोधित किया जाता था? दद्दा। 1912 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। इस कारण महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा? राष्ट्रकवि की पदवी प्रदान की। इनकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण कब मिला था? 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? इसके ऑप्शन है उजड़ ग्राम, जासूस, ऋतु संहार या रस कलश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम जो कि 1889 ईस्वी में लिखा गया है, गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का ब्रज भाषा में अनुवाद है। तो ये किसका अनुवाद है? डेजर्टेड विलेज जो कि गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखा गया था, उसी का अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से किया है, वो ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक द्वारा किए गए अन्य अनुवाद देखिए, एकांतवासी योगी, गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो एकांतवासी योगी नाम से इन्होंने गोल्ड स्मिथ की जो रचना है हरमिट, उसका खड़ी बोली में हिंदी में अनुवाद किया है, खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है। दूसरा है श्रांत पथिक, गोल्ड स्मिथ के ट्रैवलर का खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो इसके ऑप्शन है अर्जन, द्वापर, यशोधरा या झंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। अगला प्रश्न देखिए, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक या सेनापति। तो मनोविनोद जो लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक जी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी,
ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हल्दी घाटी जो ये महाकाव्य लिखा है, ये इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए श्याम नारायण पांडे जी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं द्वापर, सिद्धराज, नहुष या चंद्रहास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्वापर। मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य द्वापर 1936 में लिखा हुआ है। द्वापर में मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। द्वापर में कितने खंड हैं? 16। अंतिम खंड सुदामा बाद में इसमें जोड़ा गया है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ देखेंगे यहाँ पर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी सिद्धराज, नहुष, चंद्रहास आदि। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की इनको क्या दी थी? उपाधि दी थी। और साकेत पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? इसके ऑप्शन है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और डी है श्रीधर पाठक। तो पारिजात जो महाकाव्य है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी। कुणाल गीत के रचनाकार हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध या दिनकर। तो कुणाल जो गीत लिखा है उसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न देखिए, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। तो ये विचार किसने दिए हैं काव्य के संबंध में? इसके ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो ये जो विचार है काव्य के लिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रज वर्तिका, श्यामा शतक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्धव शतक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य उद्धव शतक जो कि 1970 ईस्वी इसका रचनाकाल है, इनकी प्रसिद्ध कृति देखिए काव्य पुरुष है। काव्य पुरुष भी किसका है? रसाल जी का, जिसकी रचना सन 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में हुई थी। तो ब्रज भाषा काव्य जो है उद्धव शतक है इनका, और खड़ी बोली का जो काव्य है वो है काव्य पुरुष। उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। तो आप एग्जाम में अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर ऑप्शन में ना आए तो उद्धव शतक अगर पूछी जाए तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की ये रचना है, आप इस ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। इसके ऑप्शन हैं जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत। चौथा ऑप्शन है रामचरित चिंतामणि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जयद्रथ वध। द्विवेदी युगीन रचनाओं में जयद्रथ वध काव्य नहीं, महाकाव्य नहीं है। तो यह क्या है? एक खंड काव्य है। ये महाकाव्य न होकर क्या है? एक खंड काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी और गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जिसे माना जाता है प्रिय प्रवास को। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? इसके ऑप्शन हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, नाभादास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी। अगला प्रश्न देखिए, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा गया है।
पहला ऑप्शन है इसमें रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। तो ये समालोचना दर्श से के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखिए, वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना, भारोत्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, बल्कि किसकी रचना है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। और हरिऔध जी के यहाँ पर अन्य काव्य ग्रंथ हम देख लेते हैं, प्रियप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, चौखे चौपदे, चुपते चौपते, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश आदि। यहाँ पर रस कलश है ये। अगला प्रश्न देखिए, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी का चिरगांव जो कि झांसी में है ये जन्म स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की ये पंक्तियां हैं? तो इसके ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। उक्त पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है, जो कि भारत भारती 1912 में जो लिखी गई है उससे ली गई है। तो ये पंक्ति किस में है? भारत भारती में। अगला प्रश्न देखिए, ये एक प्रकाशन वर्ष में आधारित है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का हमें सही कालक्रम बताना है। इसके ऑप्शन देखिए, पहले द्वापर है, फिर किसान है, विकट भट्ट है, यशोधरा है। दूसरा ऑप्शन है विकट भट्ट, द्वापर, यशोधरा, किसान। तीसरा है यशोधरा, विकट भट्ट, किसान, द्वापर। चौथा है किसान, विकट भट्ट, यशोधरा, द्वापर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसान, जो कि 1917 में लिखा हुआ है। विकट भट्ट 1929 का रचनाकाल है इसका। यशोधरा 1932 ईस्वी और द्वापर है 1936 ईस्वी। मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं के कुछ प्रकाशन वर्ष उनके दिए हुए हैं रचनाकाल के। तो आप ऊपर के प्रश्न में जो व्याख्या दी हुई है उसमें उनके प्रकाशन वर्ष भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर से उन्हें देख सकते हैं। ये आज का हमारा सीरीज का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। चलिए, मैं अगली सीरीज में ऐसे ही 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।